Hello, my name is Sandhya Mishra from DWT College. Today we are going to discuss about CCE. CCE means Continuous and Comprehensive Evaluation. Continuous means actual and the evaluation going in continuity. Every time, totally, at every moment, there is a system which is in continuity, and every activity is watched continuously. That is continuous, yani all the time it is conducted. And comprehensive means there are various aspects like physical, mental, co-curricular activities, skill activities, etc. उन सब का एक साथ किसी माध्यम से पता करना, एक जगह रखना, that is comprehension. And evaluation. Evaluation means any tools or techniques by which we measure these points, that is mental progress and all round development of a student. That is evaluation. So now we are continuing our topic, which is CCE. Once again, I repeat, continuous and comprehensive evaluation system. भारत सरकार में ये अभी इन्वॉल्व किया गया है 2009 से, जब से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव होने शुरू हुए हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें CCE को इंक्लूड किया है भारत सरकार ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत। CCE is means of evaluating student performance to gauge the essentials domains of development. It is a continuous process planned periodically in the form of tests and assessments. CCE एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट वैल्यू गेज करने का यानी मापने का एक ऐसा साधन है जो कि उसके सारे एसेंशियल डोमेन्स जिसमें उसका डेवलपमेंट होना है उसको मापते हैं, और वो एक कंटिन्यूस पैटर्न है और पीरियोडिक बेसिस पे उसका मापन होता रहता है। ब्रॉडली दिस प्रोसेस फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एसेंशियल डोमेन्स। ज़्यादातर इनके जो मुख्य डोमेन है जिस पे ये प्रोसेस फोकस करता है वो डोमेन हैं, जो 3 मुख्य डोमेन है हमारे सारे साइको में सब लोग ये जानते हैं कि वो कौन से मुख्य 3 डोमेन हैं। पहला डोमेन है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव एंड तीसरा है साइकोमोटर। कॉग्निटिव मीन्स इंटेलेक्चुअल डोमेन, जो हमारे बौद्धिक हिस्सा होता है उसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। अफेक्टिव जो भावात्मक डोमेन होता है, जो भावना इमोशनल हिस्सा होता है, उसको हम लोग अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, A for affective domain. एंड द लास्ट साइकोमोटर डोमेन, जो मनोचालक डोमेन होता है, यानी जो साइकोलॉजी से और हमारी आगे की एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है, दैट इज़ साइकोमोटर डोमेन। वो आगे तीसरा डोमेन है हमारा। इन तीनों को नापने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे ही इवैल्यूएशन कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आता है, वाई CCE इन इंडियन एजुकेशन। हम इंडियन एजुकेशन में CCE क्यों चाहते हैं? जो हमारे यहाँ भारतीय सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर एक ऐसा है जिसमें इंस्ट्रक्शन एक पारंपरिक विधि से दिया जाता रहा है। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम लैक द स्ट्रक्चर सिस्टम टू मैप द लर्निंग गोल्स विद द इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके हिसाब से जो भारत में अब तक कंटिन्यूस कन्वेंशनल सिस्टम था वो फ्रूटफुल नहीं था। वो इस चीज़ में लैक कर रहा था, जो भी उनके मापन है जो गेज करने में, कि वो कितनी डेवलपमेंट किस बच्चे का क्या हुआ, इसमें वो कन्वेंशनल सिस्टम हार रहा था। इसलिए CCE सिस्टम को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हुआ। So the need of introducing CCE was felt to make the evaluation process all encompassing the stakeholder.
इसलिए CCE को कंपलसरी किया गया ताकि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ये सही और सुविधाजनक हो सके। बी इट्स ऑनलाइन schooling platform or it's the conventional system of schools। ये एक ऑनलाइन स्कूल का प्लेटफॉर्म हो या कन्वेंशनल सिस्टम हो, जो कि ब्रिक एंड मोटार स्कूल्स कहते हैं हम लोग, ब्रिक एंड मोटार से स्कूल हो, कन्वेंशनल सिस्टम हो, दिस सिस्टम इज़ ऑफ एवेल्यूशन चेक्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सारे चाइल्ड डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, हमारे मेन स्ट्रीम जो भी एजुकेशन है उसमें। अब इंट्रोडक्शन CCE का भारतीय सिस्टम में क्या हुआ, जो 2009 है हमारा ईयर, उसके तहत ये that year marked the beginning of a new era in the history of Indian education। भारतीय एजुकेशन सिस्टम के इसने एक नई अध्याय की शुरुआत की। उसके तहत इसमें ये कहा गया कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, उसमें एक बदलाव किया जाएगा। इसी साल द राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी किया गया, और राइट टू एजुकेशन एक हमारी राइट्स में इन्वॉल्व हुआ। उसमें एक बहुत अच्छे एजुकेशन और स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन और एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत हुई, जो इस नेसेसिटी को फेल्ट करते हुए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने CCE दैट मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन को इंट्रोड्यूस किया हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में। हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम जो स्ट्रीमिंग हम लोग की मेन स्ट्रीमिंग में है, उसमें वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। असेसमेंट इन लर्निंग इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। लर्निंग आपकी हुई है या नहीं हुई है, इसमें असेसमेंट होते रहना, कंटिन्यूअस असेसमेंट होना ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि उसमें असेसमेंट होता रहना चाहिए। A good assessment system includes the scholastic and non-scholastic aspects of the student's development and progress। स्टूडेंट के जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस प्रोसेस है उसमें दोनों तरह के मापन होते रहना चाहिए। स्कॉलस्टिक मीन्स जो पढ़ना लिखना, रीडिंग, लर्निंग आदि से रिलेटेड है, एंड नॉन स्कॉलस्टिक जो नॉन स्कॉलर्स जैसे लाइफ स्किल्स हैं, प्ले है एंड अदर डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसमें नॉन स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स होते हैं। उसमें वो भी बहुत ज़रूरी है किसी स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ लिख के काम नहीं चलता, उसके जीवन की अन्य फैसिलिटी, अन्य बातचीत, अन्य चीज़ें भी उसके आगे के जीवन यापन के लिए ज़रूरी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स भी ज़रूरी होती है, तो उनको करने के लिए भी वो नॉन जिसे कहते हैं को स्कॉलस्टिक हिस्सा, उसके लिए भी उसका भी असेसमेंट जरूरी होता है। द स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स आर द रिटन एंड ओरल स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट। जो स्कॉलस्टिक अप्रोच है वो क्या है, रिटन एंड ओरल जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो है स्कॉलस्टिक अप्रोच। एंड नॉन स्कॉलस्टिक जो एस्पेक्ट है वो दूसरी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लाइफ स्किल्स है, और उनके दूसरे स्किल डेवलपमेंट्स हैं, और दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम है जो कि उनको ओरल और रिटन जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट करता है, क्राफ्ट वर्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ CCE? CCE का पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए? द पैटर्न इंक्लूड्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। CCE का पैटर्न बिल्कुल साफ है कि इसमें दो तरह के असेसमेंट हैं, दैट मीन्स फॉर्मेटिव assessment and second one is summative assessment। ये असेसमेंट की दो प्रॉपर एक मुख्य चीज़ें हैं जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है। एक कॉमन फैक्टर है दोनों का, टू कीप द चेक ऑन द स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, बी इट द डिजिटल स्कूलिंग और द फिज़िकल स्कूल स्ट्रक्चर। ये दोनों तरह की जो हमारे चेक है, असेसमेंट है, चाहे वो फॉर्मेटिव हो चाहे समेटिव हो,
वो दोनों तरह के एजुकेशन सिस्टम में ज़रूर होते हैं, चाहे वो हमारा ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम हो या फिर हमारा फ़िज़िकल अटेंडेंस स्कूल हो, दोनों में ये दोनों असेसमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम पीरियोडिक असेसमेंट नहीं करेंगे तो होलसम असेसमेंट वे के प्रोसेस पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि हमारा होलसम असेसमेंट प्रोसेस भी उतना ही विश्वसनीय होगा जैसे कि छोटे यूनिट प्लान या रेगुलर असेसमेंट हमारा होता रहता है। अ टीचर कैन डिफ़ाइन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और जब हम उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते रहते हैं तो हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चे को दे सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारा ये प्रोसेस है, इसमें तुम्हारी ये कमी है, ताकि वो समेटिव अप्रोच में एक प्रॉपर अपना फीडबैक हासिल करके उसके जो कमियां हैं उसमें वो दूर कर सके। CC highlights the strength and underlines the pains। जो CC है वो हमारे स्टूडेंट्स को की जो स्ट्रेंथ है उसको हाईलाइट करता है और स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। उस फीडबैक से वो स्टूडेंट ये जान पाता है कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है और आगे हम किस सब्जेक्ट या किस चीज़ में एक्सेल करते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ पावर है। ये हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट उस स्टूडेंट को लगातार बताती रहती है और उसको उसके जो पेन्स है, जिसमें उसकी कमियां हैं, जिसमें लैकुना है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम उन पेन्स को रिफ़र करता है, उनको रिड्रेस कहता है, उनको एड्रेस करता है और उसको बाद में कैसे वो सुधार सकते हैं इसके विषय में उनकी हेल्प करता है। और उस एरिया में उस स्टूडेंट का कैसे सुधार हो सकता है और उसकी प्रॉब्लम कैसे फिक्स हो सकती है और उनका जैसे कंस्ट्रक्टिव रेमेडियल एक्शन क्या लिया जा सकता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये डिफ़ाइन करता है। असेसमेंट ये हमारा उस पर डिफ़ाइन करता है। And now something more about some assessment process. Formative and summative assessment are tools to detect the overall development and learning gap post the इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। जब हम कोई इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी या लेक्चर या हमारी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा पूरा कर लेते हैं तो जो फॉर्मेटिव है और समेटिव असेसमेंट है वो एक तरह का टूल की तरह काम करता है, जिससे हमारी जो पोस्ट डिलीवरी प्रोसेस है, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी जब हमारी हो जाती है तो उसके पीछे जो हमारे गैप्स हैं, जो हमारे लैकुनाज हैं, जो हिस्से बच्चे से छूट गए हैं, उन सब के विषय में हम सब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के द्वारा पता कर सकते हैं। हेंस इट इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट और इन अ ट्रेडिशनल school. These assessment pattern standardize the evaluation process and improve conceptual learning at the ground level। ये चाहे ऑनलाइन स्कूल असेसमेंट हो या हमारा एक्चुअल ग्राउंड लेवल स्कूल हो, हमारे ग्राउंड लेवल पे जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है उसको इम्प्रूव करता है, उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और हमारे इस पैटर्न को वो स्टैंडर्डाइज करता है कि हमारा ये पैटर्न स्टैंडर्डाइज है, हम इसके आगे हम अपने बच्चों के लिए असेसमेंट के द्वारा हम बच्चों को आगे किस हिसाब से टीचिंग कर सकते हैं, हम इसको दिखा सकते हैं, इसको बता सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स every wide variety of assessments conducted during the learning process. The qualitative feedback is based on the student's performance that help in identify the strengths and weaknesses of the student। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कंडक्ट किया जा सकता है और एक क्वालिटेटिव फीडबैक, क्वांटिटेटिव नहीं, एक क्वालिटेटिव। जब क्वांटिटी तब होगी जब हम पूरा पढ़ा लेंगे, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम चेक करते चलते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमें क्वालिटी चेक पता चलती है ताकि हम आगे की क्वालिटी उसको मेंटेन कर सकें और स्टूडेंट की क्वालिटी लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ को भी बढ़ा सकें। तो जो क्वालिटी चेक है, क्वालिटी फीडबैक है, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे जो क्वालिटी चेक है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा रखा जाता है और इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और कैसे वो अपनी वीकनेसेस को रेमेडियल प्रोसेस के द्वारा जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो रेमेडियल प्रोसेस के द्वारा वो कैसे अपनी वीकनेस को सुधार सकता है।
With this, in learning, a teacher can also understand the next alter interaction delivery method as per the mixed learner in a group. इस फीडबैक से जो टीचर है उसको भी काफ़ी हेल्प मिलती है. वो हमारे पास एक समूह होता है जिसे मिक्स लर्नर कहते हैं. कोई बहुत एवरेज होता है, कोई बहुत एवरेज से अबव होता है, कोई एवरेज के बिलो होता है, लेकिन मैक्सिमम दे आर एवरेज स्टूडेंट. जो अबव और बिलो एवरेज हैं उनको मिक्स करके जो हमारा टीचर का मेथड है उसमें टीचर बदलाव कर सकता है. हम अपने इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, जो हम लेक्चर डिलीवर करते हैं, जो हम पढ़ाना डिलीवर करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रक्शन मेथड होता है, हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं. हम एक सेशन के अपने जो मार्क्स है उसके द्वारा अपने आगे के लेक्चर्स में हम ऑल्टर कर सकते हैं, जो क्योंकि जो हमारे पास मिक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए वो हेल्पफुल हो सके. They engaging assessments can be include random quizzes, questions session, room discussion etc. इसमें हम बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, बच्चों के असेसमेंट के लिए कई तरीके अपना सकते हैं. उसमें रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन है, एक प्रोसेस है ही है. इसके अलावा क्विज़ेज़ हैं. क्विज़ के अलावा हम रूम डिस्कशन के द्वारा भी असेसमेंट दे सकते हैं और बच्चों को कुछ आगे बता सकते हैं. So regular feedback through these assessments makes a student responsible for the learning during these study or learning process. Eventually, these along with the summative assessment, जो रेगुलर हमारे जो फीडबैक है उससे बेटर ये फीडबैक है जो थोड़े समय पे हमें फीडबैक मिलता है. उससे वो स्टूडेंट को फीडबैक मिलेगा और वो अपने लर्निंग के ऊपर फोकस कर सकता है. जब हम किसी चीज़ का परिणाम हमको जल्दी प्राप्त होता है तो हम आगे की लर्निंग भी उस हिसाब से हम आगे बढ़ाते हैं और वो लर्निंग प्रोसेस पे स्टूडेंट भी अपना ध्यान देने लगता है. और ये जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है हमारे समेटिव असेसमेंट को फुलफिल करता चलता है समय समय पे. Summative assessment are conducted at the end of each term or to map the extent of the conceptual learning. जो समेटिव असेसमेंट है वो एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर, एकेडमिक ईयर जो होता है वो एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर पे सेमेस्टर जो समेटिव असेसमेंट है वो हमारा कंडक्ट किया जाता है ताकि वो मैप कर सके, वो गेज उसका वो नाप सके उसको जो एक्सटेंट है, जो लर्निंग डिलीवरी हुई है हमारी, जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हुई है किसी स्टूडेंट को, उसको मैप कर सके, उसको नाप सके. इसलिए जो वर्ष के एंड में जो एक्सटेंट ऑफ लर्निंग है उसको नापने के लिए हम समेटिव असेसमेंट अपनाते हैं. These mainly stereotypes, this mainly focuses on the evaluation of concepts learned during the term academic year. इसका फोकस सिर्फ इसी पे रहता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पूरे एकेडमिक ईयर में लर्न किए हैं उस कॉन्सेप्ट को आपने इनहेरिट किया है या नहीं, इस असेसमेंट का खाली यही फोकस रहता है. तो स्टूडेंट्स आर अवार्डेड ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एक्वायर्ड एंड नॉलेज गेन्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन स्टूडेंट ने कितनी नॉलेज गेन की, कितने स्किल में वो एबल हुए, कितने स्किल्ड हुए, इन सब की नॉलेज के लिए, इन सब की जांच के लिए, इन सब की मैपिंग के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए समेटिव एग्ज़ाम होता है और उसके लिए उनको ग्रेड अवार्ड किए जाते हैं. उस ग्रेड के आधार पे हम ये जज करते हैं कि उस किस बेसिस पे कितनी दूर तक वो अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग में सफल हुआ है. We can also say that summative assessment gauge the effectiveness of the instructional delivery over some time. ये जो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा समेटिव असेसमेंट है वो गेज करता है जो हमने एक इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी दी है, कुछ समय तक लगातार कंटिन्यूस जो इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी दी है, जो लेक्चर दिया है, जो पढ़ाया है क्लासरूम में, उसको भी गेज करता है ये समेटिव असेसमेंट, जिसमें उस स्टूडेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर और द सेमेस्टर टर्न्स ओवर. So this also helps in to modify the strategies, the tools applied by the teachers, so that he or she can modify
in the learning process of the students. वो जो समेटिव असेसमेंट होता है, इससे टीचर ये समझ जाता है, ये समझ सकता है कि कैसे हम और कितना हम सुधार करें कि बच्चा जो है आगे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो बच्चे का, और वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल आगे साबित हो। ये टीचर अपनी स्ट्रेटजीज़ में किस प्रकार सुधार करे, कैसे सुधार करे, ये सब समेटिव प्रोसेस के द्वारा वो टीचर अपना सकता है, समझ सकता है। Now, what are benefits of CCE? Now that we know what is CCE pattern, अब हम जानते हैं CCE पैटर्न, दैट मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पैटर्न क्या है, और अब इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, हम इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में मेन स्ट्रीम में इसका इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन सिस्टम में, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Through this evaluation system, the stakeholders identify learning gaps and academic deficiencies. इस सिस्टम के द्वारा उनके जो हमारे लर्नर हैं वो अपने लर्निंग गैप को पहचान सकते हैं, और लर्निंग गैप के साथ साथ वो अपने एकेडमिक सिस्टम में वो कहाँ से कहाँ उनका गैप है, कैसे वो लैग करते हैं किसी एकेडमिक सिस्टम में, इसके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। and without much wastage of productive time, इसमें उनके टाइम का भी वेस्ट नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो समय के साथ साथ उनके गैप्स पता होते रहते हैं। इसके लिए कोई अलग से टेस्ट या बहुत बड़ा शेड्यूल तय नहीं किया जाता है। तो एक प्रोडक्टिव टाइम को वेस्ट किए बिना इसके बारे में हम गैप्स और डेफिशिएंसीज के बारे में फीडबैक के द्वारा समय समय पे पता करते रहते हैं। सो दिस पैटर्न्स हेल्प्स इन focusing on the strengths and weaknesses of the students without adding to their stress level. ये जो मेथड है उसके द्वारा वो अपने वीकनेस पे फोकस कर सकते हैं, वो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। अपने वीकनेस को फोकस करते हुए उनको स्ट्रेस लेवल उनका नहीं बढ़ता है, क्योंकि समय समय पे उनको वीकनेस पता चलती रहती है। एक साथ पता चलने पे उनके अगर वीकनेस पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो उनके ऊपर एक बहुत हैवी लोड होगा, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है उसमें समय समय पे हमारे गैप्स में हमारी कमियां पता चल जाती हैं। इससे हमें हमारी जो वीकनेसेस है हम दूर करने का लगातार कोशिश भी करते रहते हैं, जिससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल है, वो इंक्रीज़ नहीं होने पाता है। In other words, the CCE pattern depicts the qualitative learning and maps the performance basis of the lead norms. एक दूसरे शब्दों में कहें, जो CCE लर्निंग है वो एक क्वालिटी लर्निंग की बात करती है, और वो मैप करती है हमारे परफॉर्मेंस को समय समय पे, जो कि हमारे नॉर्म्स जो कि पहले से सेट कर दिए जाते हैं, उन लेड नॉर्म्स, उन रखे हुए नॉर्म्स के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस तय करती है, और उसी के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस को मैप करती है, जज करती है कि इवैल्यूएशन वो जज करता है, और हम अपनी क्वालिटी ऑफ लर्निंग मेंटेन करते हैं। हम वी आर अ बीएड स्टूडेंट, हम बीएड के स्टूडेंट हैं। मैं बीएड के बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ। बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे एक एबल टीचर बन सकेंगे, वो टीचर कैसे अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकेंगे। एबल टीचर बनना ही जो बीएड कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एक एबिलिटी कि कैसे आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, इसके लिए भी ये हेल्प कर सकते हैं। एज़ पर द CCE गाइडलाइंस, दिस पैटर्न हैज़ ग्रेट हेल्प एप्लीकेशन in implication for equitable and inclusive education. It helps gauge the actual learning process. अगर आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं तो CCE गाइडलाइन के द्वारा ये पैटर्न हम जो इक्वली हेल्पफुल है, इक्विटेबल है,
इंक्लूसिव एजुकेशन में भी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन एक नया पैटर्न है हमारे सिस्टम में, जिसमें सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, वेदर विद कोई कमी हो या नहीं हो, कोई फिज़िकल कमी हो, मेंटल कमी हो, वो सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में वो इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो हेल्प आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के लिए मांग हो रही है या कई जगह स्टार्ट हो सकती है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये पैटर्न उन टीचर्स को हेल्प करेगा, उसमें इम्प्लीकेट कर सकते हैं, और इक्विटेबल हेल्पफुल है उन टीचर्स के लिए जब वो इंक्लूसिव एजुकेशन को अपने क्लासरूम में कंडक्ट करेंगे, तो उसमें वो हेल्पफुल है। सीसी एजुकेशन, ग्रेडिंग, इवैल्यूएशन, समय समय पे इवैल्यूएट करके वो बच्चों की कमियों को बताते रहेंगे। सॉरी, विद द इंट्रोडक्शन विद द हेट्रोजेनियस ग्रुप, जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में हेट्रोजेनियस ग्रुप होता है, हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, उसमें वो कैसे हेल्पफुल होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें वो नए टीचर्स बहुत अच्छे से एफिशिएंट हो सकते हैं। दे ऑल्सो ट्रीट देम ऑल्टर इंस्ट्रक्शन एज पर द लर्निंग नीड, और इसके तहत वो समय समय पे अपनी इंस्ट्रक्शन मेथड को भी बदल सकते हैं, उसमें ऑल्टर कर सकते हैं, और जैसा कि लर्निंग नीड है उनके क्लासरूम के, उसके हिसाब से। एज ओल्ड थ्योरीज have at the importance individual differences. Age-old theories have highlighted the importance of individual differences. हमारी सारी थ्योरीज चाहे वो जितनी पुरानी हो, उन्होंने एज ओल्ड जो सिस्टम है कि हमारा हमेशा से इंडिविजुअल डिफरेंस का एक साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सारी एज ओल्ड थ्योरी हमेशा की थ्योरियाँ हमको बताती रहती हैं। हैंस no single assessment tool can succeed in bringing the learning gaps of varied teachers. इसीलिए कोई एक ऐसा समूचा सच्चा बड़ा टूल नहीं बनाया जा सकता जो कि टीचर के लिए, किसी भी टीचर के लिए हेल्पफुल हो, इतनी वैरायटी ऑफ लर्नर्स के बीच में और इतनी वैराइड टीचर्स के लिए। जो लर्निंग गैप है वो कोई एक टूल नहीं दूर कर सकता है। जब हमारे पास टीचर्स की वैरायटी दूसरी है, उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, एंड लर्नर में तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ही, जो लर्नर हैं उसमें भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंटिन्यू हैं। स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट within this pattern help teachers to understand the success and failure of the selected teaching strategies. जो स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं हमारे पास, वो सक्सेस और फेलियर ऑफ द टीचिंग, वो हमारे जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है, टूल्स है, उनके सक्सेस या फेलियर के बारे में बता सकते हैं। एंड दिस नॉलेज इज़ अगेन हेल्पफुल in personalizing the instructional delivery as per the learner. और जब स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल हमें हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बता सकते हैं कि वो सफल है या असफल है, तो ये अगेन हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम अपने कैसे अडाप्ट करें समय के साथ अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को, कैसे उसमें इम्प्रूव करें, कैसे उसमें ऑल्टर करें, इसके बारे में, और ऑल्टर करके कैसे उसको फ्रूटफुल बनाएं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर, इसके लिए इसमें वो हेल्पफुल है। इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में हमारी भारत सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है, काफ़ी प्रोमिनेंट संस्था है, NCERT। तो एज पर NCERT, CCE focuses on the shifting the teacher's role to that of a facilitator. NCERT गाइडलाइंस के हिसाब से जो टीचर का रोल है वो टीचिंग रोल से थोड़ा सा ऊपर उठ के, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होके फैसिलिटेटर के रोल के रूप में होना चाहिए। जो CCE है ये हेल्प करता है टीचर्स को अपने रोल को एक टीचर जो कन्वेंशनल टीचर है उससे थोड़ा निकलने में और नए ढंग के रोल में अडैप्ट होने में, ये काफ़ी फैसिलिटेट करता है हमारे टीचर्स को। एंड देयर आर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट ऑफ इट्स assessments, or there are few important criteria of its assessment.
और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं इस असेसमेंट के लिए, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इम्प्रूव्स पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। CCE जो है पीयर लर्निंग, पीयर ग्रुप जानते ही हैं आप लोग, पीयर ग्रुप मतलब एक समान एक एज ग्रुप के लोगों को पीयर ग्रुप कहा जाता है। पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटी में इम्प्रूव करती है ये। द इंट्रोडक्शन ऑफ CCE pattern within our mainstream system aimed at resolving the defects of one-sided teacher-driven instruction। जो CCE का इंट्रोडक्शन से हम एक जो टीचर को फोकस में रख के जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है उससे हम निजात पा सकते हैं। जब हम CCE को बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसमें जो स्टूडेंट सेंटर हो जाता है वो हमारी पूरा प्रोसेस, और जो टीचर का एम होता है, टीचर जो मुख्य बिंदु के रूप में रहता है, उस टीचर के एम से थोड़ा हम अलग हटते हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम अब तक चला आ रहा था कन्वेंशनल सिस्टम जिसमें टीचर सेंटर होता है, टीचर का इंस्ट्रक्शन ही मेन होता है, उससे थोड़ा अलग है। इट एड्रेसेस द नीड ऑफ इनकलकेटिंग स्किल्स लाइक कोलैबोरेटर एंड दो वेरिड assessment teachers assess this learning। ये इसमें टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक कोलैबोरेटर के रूप में, और इसकी क्या ज़रूरत है, इस नीड की क्या ज़रूरत है, इस स्किल की क्या ज़रूरत है, एक टीचर में इन स्किल्स की क्या ज़रूरत है, इसको इनकलकेट करने की कवायद करता है। इसको इनकलकेट करने के लिए फोकस करता है कि टीचर में भी एक फैसिलिटेटर के गुण होने चाहिए, उसको इनकलकेट करना चाहिए किसी भी टीचर को कि कैसे वो कोलैबोरेट कर सकता है और कैसे दूसरे तरह के असेसमेंट कर सकता है, और कैसे टीचर दूसरे तरह के असेसमेंट के द्वारा लर्नर्स को सुधार सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट? CC के द्वारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हमें हेल्प करती हैं किसी भी स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट को मापने के लिए। दिस पैटर्न categorically focuses on a student social and emotional development rather than academic domain। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो फोकस करता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, जिसमें सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट तो शामिल है। इसमें हम जो एकेडमिक डेवलपमेंट है उसको एग्जैम्प्ट कर रहे हैं। एकेडमिक डेवलपमेंट के अलावा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में स्टूडेंट का क्या होगा, कितना आगे हुआ, इसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद उसका भी मापन हो सकेगा और CC इसमें हमारी लगातार हेल्प करता है। मोर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट, benefit again helps in to promote the interaction between the teacher and the student। इस तरह जब हम कोई चीज़ सुधार करना चाहेंगे, रेमेडी करना चाहेंगे, तो हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, हमारे टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इससे हमारे और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन टाइज़, कम्युनिकेशन की जो जोड़ है, बॉन्ड है, वो इंक्रीज़ होगा। डिफरेंट हर एक जो मोड़ है, हर एक जगह पे हम उसे कम्युनिकेट करेंगे, हम उसको फीडबैक देंगे, हम उसके गैप्स को पहचानेंगे, हम उसको रेमेडी देंगे। तो हर एक मोड़ पे जब हम उसको रेमेडी देने जा रहे हैं तो वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा होगा, और हम दूसरे टीचर्स की भी हेल्प लेंगे तो हमारा आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। Random question and asking for suggestion get the students in the communication mode। हम रैंडम क्वेश्चन आंसर से या क्वेश्चनिंग करने के पैटर्न को रोकते नहीं हैं। रैंडम क्वेश्चनिंग
और हम रैंडम क्वेश्चनिंग के अलावा समय समय पे बच्चों से पूछना है, डिफरेंट ढंग से पूछना है, उसके द्वारा हम बच्चों को हमेशा एक्टिवली क्वेश्चन मोड में, कम्युनिकेशन मोड में रख सकते हैं। बच्चे हमेशा कम्युनिकेशन मोड में रहेंगे तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है आगे के इंटरेक्शन में, और उनके साथ समायोजन करने में हमें हेल्पफुल देता है। एंड देयर पार्टिसिपेशन इन लेसन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रमोट्स देयर थिंकिंग स्किल्स। और जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हम आगे के लेसन, आगे के चैप्टर्स, आगे की हमारी जो स्ट्रेटजीज़ है उसको प्लान करेंगे। और उनकी जो स्टूडेंट की थिंकिंग स्किल है, जब हम उन्हें क्वेश्चन आस्क करने के लिए या आस्किंग, या हम समय समय पे उनको अपनी जो क्वेरीज़ है वो रखने के लिए कहेंगे, तो वो उनकी थिंकिंग स्किल इंक्रीज़ होगी, और ये उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। CCE measures knowledge acquisition, skill building, overall learning। CCE इस तरह मापती है नॉलेज को, क्या एक्वायर किया है, क्या एक्विजिशन है आपका, क्या स्किल बिल्डिंग हुई है, और ओवरऑल लर्निंग और क्या क्या हुई है, ये CCE मापता है। Besides, it also brings the learner to the center of the teaching and learning process। इसके अलावा वो एक और काम करता है, जो अब तक कन्वेंशनल टीचर सेंटर्ड मोड था उससे वो उठ के वो फोकस में आता है, बीच में आता है, और टीचिंग जो स्टूडेंट जो टीचिंग का प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड। The introduction of CCE pattern is indeed a revolutionary change incorporated in online schools and traditional motor schools। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज के रूप में सामने आया है, चाहे वो ट्रेडिशनल स्कूल हो या ऑनलाइन स्कूल है। जो CCE पैटर्न है वो एक ट्रेडिशन, एक ऑनलाइन चेंज के रूप में हमारे सामने आया है, और हाउ डिपिक्ट्स न्यूमरस मेरिट्स इट्स सक्सेस is subject to the teacher's zeal and motivation for the students' welfare। इस बहुत सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद जो CCE है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा टीचर में कितनी ज़ील है, कितनी इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, वो स्टूडेंट को कितना मोटिवेट कर सकता है, कितने अच्छे से स्टूडेंट को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है, कितने अच्छे से स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, स्टूडेंट के गैप्स को वो कैसे पता कर सकता है, स्टूडेंट के गैप के हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज़ को कैसे चेंज कर सकता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये डिपिक्ट एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज डिपिक्ट करता है अगर ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रभावशाली टीचर के हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो फर्दर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है अपने स्टूडेंट के साथ, अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट के लिए भी प्रोग्रेस का माध्यम हो सकता है। बट ये इक्वली डिसएडवांटेज है अगर वो इनकॉम्पिटेंट टीचर के पास है, तो इट इज़ अ टूल ऑफ डिसएडवांटेज। अगर वो टीचर के अंदर ज़ील नहीं है, अगर वो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, मोटिवेशन के लिए वो कोई काम नहीं करता है, इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर दोज टीचर्स who are not equally concerned about the motivation, and they have no zeal for the welfare of the children. So to make the system completely fruitful, we need to upskill our teacher। तो इसलिए जब इस सिस्टम को हम पूरी तरह से फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम कंटेम्प्रेरी नॉलेज में, कंटेम्प्रेरी थिंग्स में अपने टीचर को इक्वल रखें, कंटेम्प्रेरी नॉलेज में अपने टीचर को अपस्किल रखें, और समय के साथ टीचर्स ट्रेनिंग में काफ़ी सारे बदलाव करें और उनकी ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दें, और उनकी मोटिवेशनल और उनकी ज़ील, उनके एंथुसियाज्म को समय समय पर बढ़ाने के लिए दूसरे कार्य करते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा टूल है, और किसी को एसेस करने के लिए इवेंचुअली वी कैन सक्सीड इन क्रिएटिंग अ स्टूडेंट सेंट्रिक फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल आवर इंडियन स्टूडेंट्स। इस तरह अगेन हम क्रिएट कर सकते हैं
पूरे भारतीय समाज के लिए पूरे भारतीय एजुकेशन सिस्टम के लिए एक स्टूडेंट सेंटर्ड एकेडमिक एटमॉस्फेयर। हमें एकेडमिक एटमॉस्फेयर अगर सस्टेन करना है तो हमें नए इन्वॉल्व CCE, CBSE आदि सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा, हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हमें अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट और हर जगह इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा एंड फर्दर वी कैन ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।